गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं पटेल नीलम कर्णावती विद्यालय में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कक्षा 9 चैप्टर 9 जिसमें आज हम शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। किसी भी व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा उनका शोषण न हो, ऐसी शोषण विहीन समाज स्थापना का मुख्य उद्देश्य संविधान में शामिल किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या शामिल किया गया है कि इसमें किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति का शोषण न हो, ऐसी सुरक्षा समाज को प्रदान की गई है। इसके कुछ मुख्य सिद्धांत भी शामिल किए गए हैं जिसमें किसी भी व्यक्ति का शोषण न हो, जो इस अधिकार के द्वारा सिद्ध हुआ है। मनुष्य का व्यापार, बेगार प्रथा, गुलामी तथा बलपूर्वक करवाई जाने वाली मजदूरी को कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। इसमें कौन कौन से कानूनों का समावेश किया गया है? मनुष्य का व्यापार, मनुष्य का कोई भी व्यापार नहीं कर सकता। बेकार प्रथा, गुलामी तथा बलपूर्वक करवाई जाने वाली मजदूरी, ये सब कानून इसमें प्रतिबंधित किए गए हैं। इन व्यवस्थाओं का उल्लंघन एक कानूनी अपराध माना जाता है। जो इस कानून का अपमान करता है उसे अपराध स्वरूप माना जाता है। इन अधिकार का उद्देश्य बालकों अथवा स्त्रियों का व्यापार, जबरदस्ती करवाई जाने वाली मजदूरी, इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाना तथा बिना वेतन दिए कोई कार्य करवाने की प्रथा का अंत लाना है। जो मनुष्य परिश्रम करता है उसे उसका फल मिलना ही चाहिए। किसी भी व्यक्ति से बिना वेतन चुकाए अथवा न्यूनतम वेतन से कम वेतन, जबरदस्ती या बंधुआ मजदूरी के रूप में कार्य करवाना एक कानूनी अपराध माना जाता है। 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बालक को कारखानों, खानों या जोखिमपूर्ण व्यवसायों में निर्माण कार्य, गैरेज, होटल या लारी गल्ला या घरेलू नौकर के रूप में किसी भी काम पर नहीं रखा जा सकता। जो बालक 14 वर्ष से कम उम्र के हो उनसे किसी भी प्रकार की नौकरी नहीं करवाई जा सकती। अगर कोई करवाता है तो वह कानूनी अपराध माना जाता है। बाल मजदूरी उन्मूलन कानून के अंतर्गत इसे अपराध घोषित किया गया है, जबकि राज्य को सार्वजनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सैनिक सेवा या राष्ट्रीय कर्तव्यों, समाज सेवा के किसी भी क्षेत्र में धर्म, जाति, लिंग, भाषा, क्षेत्र आदि के भेदभाव के बिना अनिवार्य रूप से व्यक्ति के पास से सेवा लेने का अधिकार है। यह सेवा बिना वेतन अथवा सवेतन हो सकती है। चौथा अधिकार क्या है हमारा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारत के प्रत्येक नागरिक को उसकी इच्छा के अनुसार अपने मनपसंद धर्म को स्वीकार करने, उसका पालन करने तथा धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार संविधान द्वारा दिया गया है। भारत के प्रत्येक नागरिक क्या कर सकते हैं? वह अपनी इच्छा अनुसार कोई भी धर्म पसंद कर सकते हैं, उसे स्वीकार कर सकते हैं और उस धर्म को पाल भी सकते हैं तथा अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। इस संविधान को भी मान्यता प्राप्त है। लेकिन यह स्वतंत्रताएं सार्वजनिक व्यवस्था, नीतिमत्ता तथा स्वास्थ्य में बाधक न बने, इसलिए कुछ आवश्यक नियंत्रणों के अधीन रहकर इन धार्मिक स्वतंत्रता का उपयोग करना पड़ता है, जिससे इन सभी कुछ भी नुकसान ना हो। इन सब का ध्यान भी रखना पड़ता है। धार्मिक कर्मकांड, प्रार्थना, पूजा करवाना आदि स्वतंत्रताओं का इसमें समावेश होता है। यह सब कार्य इसमें कर सकते हैं। भारत में राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। भारत में किसी भी राज्य का कोई अपना एक निश्चित धर्म नहीं होता है तथा
भारत किसी भी धार्मिक सिद्धियों या मान्यताओं के आधार पर नहीं चलता है। राज्य किसी भी समुदाय के धार्मिक मामलों तथा मान्यताओं में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। धर्म से संबंधित संस्थाओं की स्थापना करने तथा उसका संचालन एवं व्यवस्थापन करने की स्वतंत्रता भी धार्मिक संस्थाओं को प्रदान की गई है। जो धार्मिक संस्थाएं होती है वह इन सभी के मामलों में निर्णय ले सकती है जिसकी सत्ता उन्हें प्रदान की गई है। कोई भी राज्य सार्वजनिक करों के द्वारा निर्मित कोष का उपयोग किसी भी धर्म अथवा संप्रदाय के लाभ या उसके विकास के लिए नहीं कर सकती। सरकारी अनुदान से चलने वाले शैक्षणिक संस्थाओं में धर्म के आधार पर शिक्षा नहीं दी जा सकती तथा धार्मिक शिविरों या धार्मिक उपासना में उपस्थित रहने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता है। पांचवा क्या है हमारा? सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार। भारत में विविध धर्मों, विविध संस्कृतियों तथा भाषाओं के बोलने वाले लोग निवास करते हैं। हमारे भारत में क्या है? अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं जिनकी अलग अलग प्रकार की संस्कृति होती है और अलग अलग वो भाषा बोलते हैं। इन सभी का समावेश हमारे भारत में होता है। सभी हमारे भारत में निवास करते हैं। भारत के अलग अलग प्रदेशों में रहने वाले लोगों को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि, सांस्कृतिक मूल्यों तथा उसके आधार पर रचित वर्ग समूहों को सुरक्षित रखने का अधिकार प्रदान किया गया है जिससे सभी की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा उनको मिलती रहे। राज्य की सहायता से चलने वाले शैक्षणिक संस्थाओं में धर्म, जाति, भाषा, लिंग, जन्म स्थान आदि कारणों से किसी नागरिक को प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता। जो गवर्नमेंट स्कूलें होती है उसमें सभी प्रकार के लोगों को एडमिशन मिलता है। अगर कोई उम्मीदवार चुनाव में धर्म, भाषा अथवा जाति के आधार पर मत देने की अपील करता है तो लोक प्रतिनिधित्व कानून की धारा के अंतर्गत घोषित दोषित माना जाएगा, एक अपराध स्वरूप माना जाएगा। कोई भी राज्य कानून का निर्माण करके नागरिकों या उसके किसी भाग पर किसी भी संस्कृति या भाषा के आधार पर निर्धारित अल्पसंख्यकों को अपनी पसंदगी की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना तथा उसके व्यवस्थापन का अधिकार देता है। अल्पसंख्यक वर्ग की संस्थाओं को राज्य की तरफ से मिलने वाली शैक्षणिक सहायता अथवा शिष्यवृत्ति जैसे लाभों में भाषा या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। शिष्यवृत्ति का लाभ लेने वाले हर एक व्यक्ति को शिष्यवृत्ति मिलती है। अल्पसंख्यक वर्ग की संस्थाओं की संपत्ति का अनिवार्य संपादन या बिना मुआवजा दिए राज्य इनकी संपत्तियों का अधिग्रहण नहीं कर सकता। इस प्रकार अल्पसंख्यक वर्ग के लिए शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में संविधान के महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं की गई है। छठा अधिकार हमारा क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चाहे जितने अच्छे कानूनों का निर्माण किया जाए, मूलभूत अधिकारों की व्यवस्था की जाए, लेकिन अगर उनका सुचारू रूप से अमल नहीं किया गया हो तो ऐसी स्वतंत्रता या ऐसे अधिकार का कोई अर्थ नहीं है। उसे हर व्यक्ति को मानना ही पड़ता है, नहीं तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, चाहे आप कितने भी संविधान को लागू करो। इसीलिए इन अधिकारों के भंग अथवा उल्लंघन के बदले सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जाकर शिकायत करने के अधिकार को भी मूलभूत अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया है। आप इसका सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में अपनी मांग कर सकते हो, उसे भी वहाँ पे स्वीकार किया जाएगा। मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय को सौंपी गई है, वहाँ पर ही इसका सही प्रकार से निर्णय होता है। इस संदर्भ में आवश्यकता पड़ने पर योग्य आदेश, सूचना या
आज्ञा पत्र जारी करने की सत्ता संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को ही प्रदान की गई है, जिसके लिए कोई भी आपत्ति नहीं की जा सकती, कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। किसी भी राज्य द्वारा नागरिकों के मूलभूत अधिकारों के उल्लंघन की शिकायत के संदर्भ में योग्य उपाय करना सर्वोच्च न्यायालय के लिए आवश्यक है, वह योग्य फैसला ही लेंगे। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के अनुसार संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान की आत्मा के समान है, संविधान की आत्मा के समान माना जाता है। संसद कानून के द्वारा इस प्रकार के आदेश जारी करने की सत्ता अन्य किसी अदालत को सौंप सकती है। राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा निर्मित कानून मूलभूत अधिकारों के साथ सुसंगत न हो या उनके द्वारा मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन होता हो तो सर्वोच्च न्यायालय उन कानूनों को रद्द कर सकता है। इस प्रकार यह अधिकार किसी व्यक्ति को मूलभूत अधिकारों के उल्लंघन के बदले न्यायालय में जाने का अधिकार तथा अधिकारों की सुरक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार देता है। इस प्रकार संविधान में समाहित मूलभूत अधिकारों को भारतीय नागरिकों को प्रदान किया गया है। यह अधिकार सरकारों, केंद्र तथा राज्य के विरुद्ध प्रदान किए गए हैं। मूलभूत अधिकार हमेशा सभी नागरिकों को प्राप्त होते हैं, परंतु आपातकालीन परिस्थितियों में कुछ मूलभूत अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है, उसे रोक भी दिया जा सकता है। राज्य ऐसे किसी कानून का निर्माण नहीं कर सकता जिसके कारण एक नागरिक के मूलभूत अधिकार समाप्त होते हो। ऐसा कोई भी अधिकार नहीं लागू किया जा सकता। अब है मूलभूत कर्तव्य। हमारे मूलभूत कर्तव्य क्या है हमारे देश के प्रति, इसके बारे में चर्चा करेंगे। भारत में प्राचीन समय से ही लोग अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्य के प्रति जागृत है। वह लोग क्या समझते हैं, अपने अधिकार के बदले अपने कर्तव्य की अपेक्षा ज़्यादा करते हैं, उसके प्रति ज़्यादा जागरूक रहते हैं। जिस प्रकार नागरिकों को अनेक मूलभूत अधिकार प्रदान किए गए हैं, उसी प्रकार नागरिक के कुछ मूलभूत कर्तव्यों का समावेश 1976 के संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में किया गया है। जिस प्रकार से मानव के मूलभूत अधिकार है, उसी प्रकार से उनके कुछ मूलभूत कर्तव्य भी है, जिसका संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में भी समावेश किया गया है। कर्तव्यों का मूलभूत कर्तव्य के रूप में समावेश का उद्देश्य देश प्रेम, राष्ट्रीय भावना, अनेक उच्च आदर्शों तथा मूल्यों के प्रति नागरिकों में जागृति लाकर राष्ट्र की उन्नति के लिए नागरिकों को प्रतिबद्ध बनाना था। उनमें देश प्रेम, राष्ट्रीय भावना, अनेक उच्च आदर्शों तथा मूल्यों का समावेश होता है। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह देश की एकता, अखंडता तथा सार्वभौमिकता की सुरक्षा में अपना यथासंभव योगदान दे। वह अपने देश की प्रगति में अपना हर संभव योगदान दे। देश और समाज के प्रति शांति, सुरक्षा, सद्भावना, संवादिता तथा सांप्रदायिक सौहार्द की भावना बनाए रखना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। वह अपने देश के प्रति शांति, सुरक्षा और सद्भावना की अपेक्षा रखता है। पाठ्य पुस्तकों के प्रथम पृष्ठ इन कर्तव्यों को दर्शाया गया है। हर पाठ के प्रथम पृष्ठ पर इन कर्तव्यों को दर्शाया जाता है, जिसमें पहला संविधान का पालन करना तथा संविधान में व्यक्त आदर्शों एवं संस्थाओं, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय ध्वज के प्रति आदर रखना है। दूसरा, स्वतंत्रता संग्राम के उदात्त विचारों तथा प्रेरणादायी आदर्शों का आदर करना तथा उसके अनुसार आचरण करना, उसका अमल करना। तीसरा, भारत की सार्वभौमिकता, एकता तथा अखंडता का समर्थन करना और उसकी रक्षा करना। चौथा, आवश्यकता पड़ने पर देश की रक्षा करने तथा
राष्ट्र की सेवा करने के लिए तैयार रहना तथा उत्साहपूर्वक शामिल होना। 5वां, भारत के सभी लोगों के बीच भाईचारे की भावना में वृद्धि करना, लोगों के बीच सामंजस्य स्थापित करना तथा महिलाओं के गौरव का हनन करने वाले मुद्दों का परित्याग करना। 6ठा, राष्ट्र की समृद्धि तथा समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा करना, उसकी देखभाल करना। 7वां, जंगल, सरोवर, नदियों तथा वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना तथा उसका संवर्धन करना, सभी जीवों के प्रति दया रखना। 8वां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद तथा अनुसंधान वृत्ति का विकास करना। 9वां, सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा करना तथा हिंसा का त्याग करना। 10वां, व्यक्तिगत तथा सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना, जिससे राष्ट्र निरंतर प्रगति और सिद्धियों को प्राप्त करता रहे। 11वां, अपने बच्चों को मुक्त, अनिवार्य तथा सार्वत्रिक रूप से शिक्षा देना उनके माता पिता का कर्तव्य है। तो ये सब हमारे कर्तव्य में समावेश होता है। भारत में प्रतिवर्ष 6 जनवरी को मूलभूत कर्तव्य दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया है। मूलभूत कर्तव्य दिवस कौन से दिन को मनाया जाता है? 6 जनवरी को मनाया जाता है। इन कर्तव्यों में से कुछ कर्तव्यों के पालन के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। इसमें से कुछ कर्तव्य ऐसे हैं जिसका पालन हम ना करें तो हमें इसके फलस्वरूप सजा भी हो सकती है। नागरिक कर्तव्यों का पालन करें, इसके लिए नागरिकों में सजगता तथा जागृति लाने के लिए शिक्षकों को प्रयत्नशील रहकर प्रयास करना चाहिए, टीचरों को प्रयास करना चाहिए। समाज में फैली अनेक सामाजिक बुराइयां तथा अन्याय जैसे अस्पृश्यता, बेगार प्रथा, बाल मजदूरी, स्त्री शोषण, जातीय हिंसा, दहेज प्रथा, स्त्री भ्रूण हत्या, कुरीतियाँ, अंधविश्वास, वहम आदि स्थायी रूप से समाप्त हो, स्थायी रूप से इन सभी का नाश हो। इस बात की निगरानी रखने की जवाबदारी तथा कर्तव्य एक नागरिक के रूप में हम सभी का है। इन मूलभूत कर्तव्यों के द्वारा हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यदि भविष्य के नागरिक ऐसे बालकों एवं किशोरों में इन कर्तव्यों के संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार हो, इसके महत्व और उपयोगिता के विषय में इन्हें जानकारी प्रदान की जाए तो भविष्य में इन नागरिकों में सामाजिक तथा राष्ट्रीय उत्तरदायित्व की भावना, विश्व बंधुत्व, न्यायपूर्ण तथा शोषण विहीन समाज रचना के उच्च आदर्शों को प्राप्त किया जा सकता है। इसका विकास हमें आज से ही करना होगा। राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांत। राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांतों का समावेश संविधान के चौथे भाग में किया गया है। संविधान के चौथे भाग में किसका समावेश किया गया है? राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांत का। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों का उद्देश्य वर्तमान तथा भविष्य में केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा अलग अलग नीति विषय क्षेत्रों में किन किन नीतियों का निर्माण करना, इस संदर्भ में मार्गदर्शन देना है कि सरकार द्वारा कौन कौन सी नीति का निर्माण करना है। इन संदर्भ में राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांत की रचना की गई है। ये सिद्धांत मार्गदर्शक सिद्धांत होने के कारण इन सिद्धांतों के अमल के लिए राज्य सरकारें बाध्य नहीं है, राज्य सरकार की कोई जवाबदारी नहीं होती है, परंतु नीतियों के निर्माण में इन सिद्धांतों को केंद्र में रखकर नीतियों का निर्माण करना तथा उनका अमल करवाना राज्य का नैतिक कर्तव्य बनता है। इन सिद्धांतों का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य एक ऐसी समाज रचना करना जिसमें सभी नागरिकों को राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक न्याय प्राप्त हो सके, सबको समान अधिकार प्राप्त हो सके, सबको समान रूप से न्याय मिले। राज्यों के द्वारा निश्चित किए गए उद्देश्यों तथा ध्येयों को पूर्ण करने के लिए नीति निर्माण में आवश्यक
दिशा निर्देश देना है, उन्हें सही मार्गदर्शन देना होता है। न्यायपालिका द्वारा इस सिद्धांतों के अमल करवाने के प्रावधान का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। इन मूलभूत सिद्धांतों में हमें कोई कानूनी अधिकार नहीं प्राप्त होता और न ही कोई कानूनी मदद प्राप्त होती है। इसके बावजूद राज्य के कानून निर्माण तथा उसके संचालन में ये आधारभूत है। कितने ही अधिकारों का समावेश संविधान में मूलभूत अधिकार के रूप में किया गया है जो तुरंत दिए जा सके ऐसे थे, परंतु दूसरे बहुत से अधिकारों का समावेश राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांतों में किया गया है। जैसे जैसे राज्य व्यवस्था मजबूत और समृद्ध बनती जाए वैसे वैसे भविष्य में इन अधिकारों को दिए जाने का विचार संविधान सभा का था। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने इन अधिकारों के संदर्भ में इनका महत्व बताते हुए कहा कि देश के शासन में ये अधिकार आधारभूत सिद्धांत है। हमारे संविधान में राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करने का प्रयास किया गया है, परंतु सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र अधूरा माना जाता है, पूरा नहीं हो सकता। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों को विविध विभागों में विभाजित कर जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें पहला क्या है, आर्थिक नीतियों के संदर्भ में सिद्धांत की आर्थिक नीतियों के संदर्भ में कौन कौन से सिद्धांत हैं। आर्थिक नीतियों के निर्माण में अनेक महत्वपूर्ण सिद्धांतों का समावेश किया गया है जो निम्न अनुसार है, जिसमें पहला क्या है, सभी नागरिकों के महत्तम कल्याण का उद्देश्य पूर्ण हो। सभी नागरिकों को महत्तम कल्याण हो उसका उद्देश्य भी पूर्ण होना चाहिए। इस प्रकार से समाज के भौतिक संसाधनों की मालिकी तथा नियंत्रण का विभाजन करना, उसका अलग अलग प्रकार से विभाजन करना। दूसरा, संपत्ति तथा उत्पादन के साधनों का किसी एक समूह या वर्ग में केंद्रीकरण न हो, किसी भी एक वर्ग के पास ना हो, इसका ध्यान रखना। राज्य द्वारा एक ऐसी अर्थव्यवस्था का निर्माण करना। तीसरा क्या है, पुरुषों तथा स्त्रियों को समान काम के लिए समान वेतन प्राप्त हो। राज्य ऐसा प्रयास करे कि स्त्री और पुरुष अगर एक ही काम करते हैं तो उनको समान वेतन मिलना चाहिए, ऐसी व्यवस्था राज्य सरकार को करनी पड़े। चौथा, कार्यस्थल पर सभी कर्मचारियों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। जो कर्मचारी काम करते हैं उनके स्थान पर उनका स्वास्थ्य सुरक्षित रहे, ऐसी भी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। ऐसी मानवीय परिस्थिति का निर्माण करना। स्त्री पुरुषों तथा कम आयु वाले बालकों का आर्थिक मजदूरी के कारण स्वास्थ्य बिगड़े, ऐसे काम धंधे या बिन आरोग्यप्रद स्थलों पर तथा जोखिमपूर्ण कार्य न करना पड़े, उस कार्य को न करना पड़े, इसका ध्यान रखना चाहिए। पांचवा, औद्योगिक इकाइयों में संचालन प्रक्रिया में कर्मचारियों की भागीदारी के लिए राज्य प्रयास करे कि जो औद्योगिक इकाई में जो संचालन की प्रक्रिया होती है उसमें कर्मचारियों की भागीदारी रहे, इसके लिए राज्य को प्रयास करना चाहिए। छठा, आर्थिक समस्याओं के कारण किसी बालक का शोषण न हो, वह स्वस्थ तथा स्वतंत्र रूप से गौरवपूर्ण स्थिति में स्वस्थ विकास कर सके, इसके लिए आवश्यक अवसर तथा सुविधाएं उत्पन्न करने के लिए राज्य आवश्यक कदम उठाएंगे। सातवां, स्त्रियों को प्रसूति के समय आवश्यक अवकाश तथा सुविधाएं पूरी की जाए। कर्मचारी राज्य बीमा कानून, बोनस धारा, प्रसूति अवकाश धारा, ग्रेजुटी धारा आदि कानून मानवीय आधार पर प्राप्त हो, इस आशय से इन सिद्धांतों का निर्माण किया गया है। आठवां, कृषि तथा पशुपालन का आधुनिक और वैज्ञानिक स्तर पर विकास हो, राज्य ऐसी व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। गायों, बछड़ों, अन्य दुधारू प्राणियों, भारवाहक प्राणियों, बैलों, घोड़ों, गधों आदि के कत्ल को रोकने का प्रयास करेंगे। नौवां, राज्य में सबको समान न्याय प्राप्त हो, इसका भी ध्यान सरकार को रखना चाहिए। आर्थिक तथा असमर्थता के कारण किसी भी जरूरतमंद नागरिकों को
न्याय प्राप्त करने के अवसर का इनकार नहीं किया जाए तथा उसे मुक्त कानूनी सहायता प्राप्त हो सके। राज्य ऐसी व्यवस्था करे तथा इस प्रकार के कानूनों का निर्माण करे।